हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू डिकोड एग्जाम। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 12 जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और आरओ एआरओ मेंस 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने मॉक टेस्ट 9 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो एक बार आप मॉक टेस्ट 9 ज़रूर देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट 10 में हमने साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया है, 11 में हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज मॉक टेस्ट 12 जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं आपके सारे मॉक टेस्ट में कवर कर रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर कवर होता रहे तो एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। इस फाउंडेशन कोर्स में जीएस पेपर आपका कवर किया जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब मैं फाउंडेशन कोर्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है, ठीक है। प्लस मेंस में किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। करंट अफेयर प्लस CSAT प्रीलिम्स के लिए कवर किया जाएगा, मेंस के लिए भी करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइमलाइन को समझते हैं। अभी हम मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं, हम पोस्ट मौर्यन एरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देशी शासकों में अगर हम देखें तो सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, चेंदी वंश, ठीक है। विदेशी शासक को देखेंगे इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक, कुषाण, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा चीजों को समझिए क्लास, हम लोग पोस्ट मौर्यन एरा की बात कर रहे हैं, मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं। तो लास्ट जो मौर्यन रूलर था वो कौन था? मौर्यन किंग जो लास्ट था वो कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है, ये पता है आपको। बृहद्रथ लास्ट मौर्यन शासक था जिसको कि मारा किसने था? पुष्यमित्र सुंग द्वारा उसे मारा गया था, ये आपको पता है। और पुष्यमित्र सुंग ने ही किस डायनेस्टी को फाउंड किया था? सुंग वंश को, ठीक है। लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी, ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराया गया था? 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र सुंग द्वारा कराया गया था, ठीक है। जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया था? धनादेव द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पतंजलि किसके समय में थे? पुष्यमित्र सुंग के समय में थे। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ पर सुंग वंश का जो आखिरी रूलर था, ठीक है, सुंग वंश का जो आखिरी रूलर था उसका नाम था देवभूति, देवभूति, ठीक है। और देवभूति को किसने मारा था? जो लास्ट रूलर था सुंग डायनेस्टी का देवभूति, उसको किसने मारा था? कर्ण वंश के संस्थापक ने मारा था। कर्ण वंश के संस्थापक का नाम क्या था? वसुदेव था। तो यहां पर याद रखिएगा, वसुदेव कर्ण जो थे उन्होंने किसको मारा था? सुंग वंश के लास्ट रूलर देवभूति को, और कर्ण वंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर यहाँ पर कर्ण वंश का जो आखिरी रूलर था जिसका कि नाम था सुशर्मा, उसको किसने मारा था? सातवाहन वंश के संस्थापक ने। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक्ता, ये याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। एक ने एक को मारा। सबसे पहले पुष्यमित्र सुंग की बात करते हैं। पुष्यमित्र सुंग ने लास्ट मौर्यन रूलर को मारा था जिसका कि नाम क्या था? बृहद्रथ था, ये याद रखिएगा,
ठीक है, बृहदर्थ को मार के इसने सुंग वंश की स्थापना की। अब सुंग वंश का आखिरी जो रूलर देवभूति था उसको किसने मारा था? वासुदेव कर्ण ने, जिसने कि कर्ण वंश की स्थापना की। फिर कर्ण वंश का जो आखिरी रूलर था सुशर्मा, उसको किसने मारा था? सिमुख ने, और सिमुख ने इसे मार के पराजित करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इतनी चीज क्लियर हुई, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा। यहाँ पर देखो, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए इन रूलर्स को या इन डायनेस्टी को, तो आपको पता रहेगा ना ये सब जो डायनेस्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, सुंग, कर्ण, सातवाहन, चेंदी, तो ये सब पोस्ट मौर्यन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। क्लास में फिर बोलूंगी, 2024 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डायनेस्टीज को लगाना था। एक ही डायनेस्टी की बात की गई थी, सेन डायनेस्टी की बात की गई थी कि सेन डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। उसमें अगर आपको बस इतनी सी जानकारी हो गई होती कि सेन डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो हेमंत सेन थे, तब भी आप उस प्रश्न को बहुत आसानी से लगा सकते थे। इसी तरीके से एक और जो प्रश्न था ट्रेवलर्स वाला कि कौन किसके समय में आया था, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। उसमें ह्वेंसांग और फायेंग की बात की गई थी, तो थोड़ा सा भी जानकारी होता, ह्वेंसांग हर्षवर्धन के समय में आया है और फायेंग की बात करेंगे तो गुप्त काल में आया है, वो भी प्रश्न आपसे सॉल्व हो गया होता। तो याद रखिएगा, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशिएंट और मेडुअल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। आप एटलीस्ट पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगा के जाइए, प्लस क्या क्या नए प्रश्न बन सकते हैं, उम्मीद है थोड़ा उसको समझते हुए जाइए। अगर वहां से प्रश्न बन रहा है तो आप सही करके आइए, बस इतना काम आपको करना है। और अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया वहां से तो फिर ज़्यादातर स्टूडेंट उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। परीक्षा में हमेशा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि छोड़ने के लिए बने होते हैं। कभी भी किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको सारे प्रश्न आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई प्रश्न रिपीटेड है या उन्हीं से हमें थोड़ा हिंट मिलकर हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर ले रहे हैं, तो मतलब वो प्रश्न आपको सही करके आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अभी हम चेंदी वंश से भी रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे, आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलो इतनी चीजें डिस्कस करते हैं प्रश्नों के माध्यम से, तो चीजें और क्लियर होते हुए चलेंगी। देखो, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, यहां पर ये यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। वेरी गुड। अब बताओ एका ब्राह्मण किसे कहा गया है? आप में से बहुत से स्टूडेंट जो अभी आरओ एआरओ का पेपर दे के आए उनको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तुरंत आपने टिक लगाया, गौतमी पुत्र सातकर्णी। वेरी गुड, आपको पता है। अब मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की जब हम बात करते हैं तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? तो आप बताएंगे मैम ये सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। मैं आपको रिवीजन करने का तरीका बता रही हूँ। मैंने आपसे पूछा सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो तुमने मुझे बताया मैम सिमुख है। ठीक है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हें गौतमी पुत्र सातकर्णी से रिलेटेड कुछ और जानकारी पता है? तो आपको पता होना चाहिए कुछ और जानकारी, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये अपनी माता के नाम गौतमी, इन्होंने अपनी माता का नाम लिया था गौतमी, इनकी माता का नाम गौतमी था, तो ये अपनी माता के नाम से जाने जाते थे। इनकी माता का एक अभिलेख था, नासिक अभिलेख। ठीक है, नासिक अभिलेख में इनकी माता गौतमी ने इन्हें एका ब्राह्मण कहा है, जिसका की अर्थ होता है अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में जैसे ही नासिक अभिलेख आएगा तुरंत गौतमी आएगा और याद आएगा कि गौतमी किसकी माँ थी? गौतमी जो थी वो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी और ये सातवाहन वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर इसी तरीके से जब पुष्यमित्र सुंग देख रहे हो तो दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए कि पुष्यमित्र सुंग जो था उसने सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी, किसे मार के? बृहदर्थ को मार के। इसी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। उस समय अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, किसने कराया था? अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिसको कि किसने लिखा था? धनादेव ने लिखा था। ये सारी जानकारी दिमाग में रखो, परीक्षा में प्रश्न बने तुरंत आंसर दे दो। ठीक है, फिर यहां पर देखो खारवेल और सुशर्मन के बारे में बोला क्या है।
अभी मैंने जब सुशर्मन की बात की है तो मैंने आपको क्या बताया है, जब हम कण्व डायनेस्टी की बात करते हैं तो उसका जो लास्ट रूलर है वो सुशर्मन है। सुशर्मन को किसने मारा है? सुशर्मन को मारा है सिमुक ने, और सिमुक किसका फाउंडर है? सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखो यही सब प्रश्न पूछा जाता है। ये किसका फाउंडर है? सातवाहन का। ठीक है, अब खारवेल दिया गया। खारवेल से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में क्या क्या बना है? कलिंग नरेश खारवेल, मतलब खारवेल कहां पर रूल करता था? कलिंग में। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड। यही तो प्रश्न बनता है बार बार, तो याद रखिए। बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो 4 ऑप्शन है एक बार थोड़ा बहुत उसको स्टडी कर लीजिए। आगे बढ़ती हूँ, अभी मैं चीज़ें आपको बताते हुए भी चलूंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चंस भी देखेंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता होगा कि इन प्रश्नों से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखो, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम गौतमी बलश्री था। उनसे रिलेटेड नासिक अभिलेख था जिसमें इन्होंने इनको एका ब्राह्मण कहा है, जिसका की तात्पर्य क्या है? अद्वितीय ब्राह्मण। क्लियर? चल आगे बढ़े। अब देखो, राजवंश दिया है और राजधानी दी है, कैपिटल। कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, चाहे महाजनपद के कैपिटल्स हो, ठीक है, चाहे आपका ये कैपिटल हो, चाहे चोला चालुक्य इन सब का कैपिटल हो, पूछा गया है कई बार। तो कैपिटल पढ़ के जाना क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है। तो देखो, सुंग की बात करेंगे, सातवाहन, कंदप और चंदेल की देखते हुए चलते हैं। ठीक है क्लास? हाँ चलो, तो सुंग की जब हम बात करेंगे तो पाटलिपुत्र, ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। सातवाहन की बात करेंगे तो पैठन, बी का 3rd 1 जगह दिया गया है। कंदप की बात करेंगे तो बनवासी, तो सी का 2nd, और चंदेल की बात करेंगे तो महोबा, डी का 1st। उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार फिर रिवाइज कर लो। यहां पर सुंग पाटलिपुत्र, सातवाहन पैठन, कंदप बनवासी, चंदेल महोबा। ठीक है, चंदेल महोबा। चल, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आपकी भी परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला जाता है। सातवाहन वाकाटक चालुक्य की बात यहां पर की गई है, तो सातवाहन वंश सबसे पहले होगा, क्योंकि सातवाहन वंश के हटने के बाद वहीं पर वाकाटक वंश आता है। तो 1 के बाद 2 होगा, फिर 3 होगा चालुक्य वंश। ठीक है, तो 1 2 3 आपका सही उत्तर होगा। देख लीजिए यहां पर डी। देखो, सातवाहन साम्राज्य की जब हमने बात की तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसके फाउंडर कौन थे? सिमुक थे। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो प्रथम शताब्दी में इनका वर्णन हमें मिलता है। फिर जब हम बात करेंगे वाकाटक साम्राज्य की तो ये आपके 3य शताब्दी के समय लगभग, और इसके संस्थापक कौन थे वाकाटक वंश के? विंध्य शक्ति, ये भी याद रखिएगा संस्थापक के नाम भी। ठीक है, चालुक्य वंश की जब हम बात करते हैं तो ये तो 10वीं शताब्दी के समय के हैं, और मूल राज प्रथम ने इस वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहन वाकाटक चालुक्य, अगर आपको थोड़ा सा भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक चीज पता होगी, जब हम बात करते हैं मौर्यन काल की, तो जो मौर्यन काल आपका एंड हो रहा था तो इधर आपका सातवाहन डायनेस्टी भी आपकी आ रही थी, और सातवाहन डायनेस्टी के जाने के बाद वाकाटक डायनेस्टी वहां पर आती है। तो ये चीज क्लियर है। मैं आपको एक बार मैप के थ्रू बता दूंगी कि कौन कौन सी डायनेस्टी कब कब कहां आई, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आने वाले मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सातवाहन के बाद वाकाटक डायनेस्टी आई है, जिसके के फाउंडर कौन थे? विंध्य शक्ति थे। ठीक है, चलो अब ये प्रश्न देखो, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला।
बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। जब हम बात करते हैं सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ठीक है। सातवाहन काल में कला के पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी आपका सही उत्तर है। देखिए सातवाहन वंश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्राकृत भाषा की बात करते हैं और संस्कृत, ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सातवाहन शासकों के शासनकाल में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। सातवाहन शासक के जो हाल था पूछा जाता है गाथा सप्तशती के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना किसने की थी, हाल ने की थी, जो कि सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो जब भी गाथा सप्तशती की बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है, गाथा सप्तशती जो है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है, और किसके समय में, हाल के समय में, ठीक है, जो कि एक सातवाहन रूलर था। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। सातवाहन काल में स्थापत्य कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अभी आगे बताती हूं चीजों को। अब इस प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज स्थापित किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताई थी, जब झारखंड वाला प्रश्न था, कि जब सातवाहन वंश खत्म हुआ तब वाकाटक वंश का आपका उदय हुआ। तो वही लाइन यहाँ पर दी गई है जो कि बिल्कुल सही है। वाकाटक वंश का जो पहला राजा प्रवरसेन हुआ था और विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। उसी समय जब मैंने आपको झारखंड पीसीएस वाला पेपर के बारे में बताया है तो मैंने आपको बताया है कि आपको याद रखना है कि सातवाहन वंश के जब आपका इनका पतन हुआ तो वाकाटक वंश का आपकी स्थापना हुई, और वाकाटक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी, और विंध्य शक्ति के जो पुत्र थे उनका नाम प्रवरसेन था। तो यहाँ पर जो लिखा है वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था, ये गलत है। इसका पहला राजा कौन था, विंध्य शक्ति, ये याद रखिएगा क्लास, जो पॉइंट्स बता रही हूँ। और विंध्य शक्ति जो है वो प्रवरसेन के पुत्र नहीं, पिता हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्लियर हो गया ना। देखो, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने दक्षिणापथ में अपना राज स्थापित किया। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था, प्रवरसेन जो था वो विंध्य शक्ति के पुत्र थे, जो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए क्लास, इस प्रश्न को क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। तो आर्यक स्तंभ की बात किसमें की गई है, बताइए। यहाँ पर घंटसाल में, बौद्ध गया में, नागा अर्जुन कोंडा में, या फिर अमरावती में। तो यहाँ पे आर्यक स्तंभ की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में दिया गया है अमरावती में, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। तो अमरावती स्तूप में किसके बारे में जानकारी मिलती है, आर्यक स्तंभ के बारे में। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न था, जो कि एक डिफिकल्ट प्रश्न था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अमरावती स्तूप में हमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की जानकारी मिलती, देख लेते हैं। अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ अथवा आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती है, या आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले के अमरावती गांव में स्थित है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभिलेख, दूसरी तरफ शासक, यूपी आरओ एआरओ 2017 का प्रश्न। कितनी बार मैंने आपको बताया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है गौतमी पुत्र, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिसको कि लिखा किसने है, इन्हीं की माता गौतमी द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या कहा है, एका ब्राह्मण कहा है। क्लियर। तो देखो ये प्रश्न, देखो ये यूपी आरओ एआरओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है, और वही चीज एका ब्राह्मण किसे कहा गया है, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को, जिसकी की जानकारी हमें नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कि इनकी माता द्वारा गौतमी द्वारा लिखा गया है, ठीक है।
अगर आपने उसके बारे में इतना भी पढ़ा होगा तो 2017 में जब आप इस प्रश्न को करने बैठे होंगे तो आप इसको आराम से टिक मार लिए होंगे कि ये तो सही है। इसी तरीके से हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में तो कई बार पूछा गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है, कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड है, ये भी सही है। ठीक है, गिरनार अभिलेख की बात करेंगे तो ये रुद्रदामन से रिलेटेड है, रुद्रदामन प्रथम से, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, पास्ट ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, गिरनार झील के जीर्णोद्धार की बात की गई है ना, तो ये किससे रिलेटेड है, रुद्रदामन प्रथम से। भित्री अभिलेख दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय से। तो पास्ट ईयर में जब भी हमने बात किया भित्री अभिलेख की तो यहाँ पर कौन होगा, स्कंद गुप्त होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ये एक आसान प्रश्न था जो कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2017 में पूछा गया था। क्यों आसान प्रश्न था, मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ ये प्रश्न आसान था, इस बेसिस पे क्योंकि पास्ट ईयर्स में पहले ही ए बी सी डी सारे ऑप्शन पूछे जा चुके हैं और उन्हीं ऑप्शंस को एक साथ रख के एक नया प्रश्न बना दिया गया। ये एज इट इज ये प्रश्न हो सकता है पहले ना पूछा गया हो, लेकिन इस ऑप्शन के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में पहले के पेपर्स में पूछा गया था। उसी के बेसिस पे कहा जा रहा है कि ये एक आसान प्रश्न है। ठीक है, चलो, तो यहां पर आपका सी आपका सही उत्तर था। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल जाए। देखिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनके विषय में सूचना हमें मां गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही, ये हमने पढ़ लिया, टिक, ये आपको याद भी हो गया होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, उदयगिरी की पहाड़ियों पे हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा से खारवेल का एक महान तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्य अभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासन की बात की गई है। अब ध्यान दीजिए क्लास, अभी तक तो हम हाथी गुम्फा अभिलेख की जब भी बात कर रहे थे तो हम यही ध्यान दे रहे थे कि ये किससे रिलेटेड है, खारवेल से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला है, उदयगिरी की पहाड़ियों से मिला है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से, उदयगिरी की पहाड़ियों से, प्लस याद रखिएगा राजा बनने के बाद 13 वर्ष के शासन के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इनके बचपन के बारे में, शिक्षा के बारे में, राज अभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासन की घटनाओं को इसमें क्या किया गया, क्रमबद्ध किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, हाथी गुम्फा, कलिंगराज, खारवेल, उदयगिरी की पहाड़ियों से मिला है, जिसमें कि इनके बचपन की बात, इनकी शिक्षा की बात, इनके राजा होने की बात, प्लस 13 ईयर बाद की बात लिखी हुई है। चल, फिर इसके बाद देखो भित्री स्तंभ। भित्री स्तंभ की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया भित्री स्तंभ किससे रिलेटेड है, स्कंद गुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय की तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। ठीक है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ये भी पूछा गया, ऐहोल इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है, जो कि एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ से शक संवत का अभिलेख प्राप्त होता है, यह प्रशस्ति के रूप में है। इसमें उसकी विजय, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण है। ठीक है, ये जूनागढ़ जिसे कि हम गिरनार अभिलेख कहते हैं, तो रुद्रदामन। तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम बात करेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख तो खारवेल से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ऐहोल इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। स्कंद गुप्त की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे भित्री अभिलेख, और रुद्रदामन की जब हम बात करेंगे तो आप याद रखेंगे गिरनार अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर, याद हो रहा है, दिमाग में जा रहा है, नोट करते हुए चलो, यहाँ से प्रश्न बने हैं और हम मेहनत करते हैं, ईश्वर फल देगा। हो सकता है परीक्षा में फिर इन्हीं में से कोई एक प्रश्न रिपीट हो जाए और आप मुस्कुराते हुए आंसर को टिक लगाएं। इसीलिए पढ़ना जरूरी है ध्यानपूर्वक। अब देखो, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो किससे श्री पर्वतीय कहा गया है ये बोला गया है, वकटक, शक, खारवेल या फिर इक्ष्वाकु। तो यहाँ पर इक्ष्वाकु को क्या कहा गया है, श्री पर्वतीय कहा गया है। तो बी आपका सही उत्तर है क्लास, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अब ध्यान देखना,
ध्यान देना, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय या श्री पर्वत का शासक या फिर आंध्रभृत, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्री शांत मूल, श्री शांत मूल। अब याद रखिएगा, क्या क्या याद रखेंगे कि जब हम बात करते हैं किसकी, इक्ष्वाकु वंश की, तो इनका वर्णन पुराणों में किया गया है। इनको पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? श्री पर्वतीय नाम से जाना जाता है। ये किसके फ्यूडल्स हुआ करते थे? ये सातवाहन वंश के फ्यूडल हुआ करते थे। इन्हें आंध्रभृत भी कहा जाता था। लिखा है ना, पहले वे सामंत हुआ करते थे सातवाहन वंश की, लेकिन जब सातवाहन वंश का पतन होना शुरू हुआ तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश ने। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे? श्री शांत मूल। लिख लो, श्री शांत मूल। ठीक है, अच्छा क्लास। अब पुराण शब्द याद यहाँ पर आ गया है, पुराणों की बात कर दी गई है और इक्ष्वाकु को श्री पर्वतीय बोला गया है। तो एक दो प्रश्न और बनता है, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी विष्णु पुराण की बात आएगी तो विष्णु पुराण में किस डायनेस्टी के बारे में लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, विष्णु पुराण में हमें जानकारी मिलती है मौर्य डायनेस्टी की। ठीक है, याद रखोगे, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसकी, मत्स्य पुराण और वायु पुराण की, वायु की, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण में हमें जानकारी मिलती सातवाहन डायनेस्टी की। किसकी? सातवाहन डायनेस्टी की। और वायु पुराण में हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? मौर्य डायनेस्टी की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन डायनेस्टी की और वायु पुराण में गुप्त वंश की। ठीक है, क्लियर? ये भी याद रख लीजिएगा। और क्या बताया जाएगा आपको? श्री पर्वतीय किसे बोला गया? इक्ष्वाकु वंश को। इक्ष्वाकु वंश जो थे वो किसके सामंत हुआ करते थे? सातवाहन डायनेस्टी के। और सातवाहन के पतन के बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे? श्री शांत मूल। ये याद रखिएगा। सातवाहन वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? तो आप मत्स्य पुराण बताएंगे। विष्णु पुराण से मौर्य और वायु पुराण से गुप्त। ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? ये बिहार पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, महामेघ वाहन वंश, सातवाहन वंश, चेंदी वंश, रटभोजक वंश। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर और पूछा गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, बिहार का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो चेंदी वंश से बिलोंग करते थे और चेंदी वंश को महामेघ वाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही हैं, ए बी दोनों। इसी वजह से उत्तर ई हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। थोड़ा बहुत जानकारी मिल रही होगी, याद भी हो रहा होगा। अगर याद हो रहा है, जानकारी मिल रही है, मेरा लेक्चर समझ में आता है, तो मुझे एक बार ज़रूर बता दिया करिए क्लास। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि ठीक है, पढ़ाना मेरा सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो कलिंग के चेंदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल था। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, महामेघ वाहन नाम से भी चेंदी वंश को जाना जाता है। लिख लो नोट्स में। अब देखो, ये किस परीक्षा में पूछा गया है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या बोला गया है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन कौन से कथन आपके सही हैं? ठीक है, इसमें प्राकृत और कृत्रिम दोनों तरीके की गुफाएं हैं। ठीक है, उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बताया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राज खारवेल से रिलेटेड है, जो कि हमें उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त है। ठीक है, ये बताया है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं बताया, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। तो इस ऑप्शन को देखो, खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, ये गलत है।
ठीक है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो हाथी गुम्फा अभिलेख से रिलेटेड हैं। इसमें बोला गया है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, आपका तीसरा गलत है, ये तो आपका गलत हो गया। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं, ये सही है, ये सही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर आपका जो है वो सी है, ठीक है। पहला और दूसरा सही है और ये गलत है। तो देख लीजिए, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके की गुफाएं हैं, ठीक है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, जो कि खारवेल डायनेस्टी से रिलेटेड, मतलब खारवेल से रिलेटेड है, ठीक है। ये याद रखिएगा, चेंदी डायनेस्टी से। और यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख हमें उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। ये छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, हो सकता है एक्सप्लेनेशन से 2-3 पॉइंट हमें और मिल जाए। खांडगिरी एवं उदयगिरी की पहाड़ियां, जिन्हें हम कुमारगिरी एवं कुमारीगिरी के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। कुमारगिरी एवं कुमारीगिरी के नाम से उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं को, पहाड़ियों को कहा जाना जाता है। अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित हैं, ठीक है। इनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीके की गुफाएं हैं। जब हम उदयगिरी की बात करते हैं तो वहां पर 18 और खंडगिरी में अगर हम देखें 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाओं में चेंदी वंश के शासक खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े। अब देखो, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। किन साहित्य स्रोतों से सर्वप्रथम सातवाहन की जानकारी मिलती है? तो अभी मैंने आपको बताया है पुराणों की। अगर परीक्षा में पूछेगा कौन सा पुराण है तो आप बताएंगे मत्स्य पुराण से, ठीक है। हमें सातवाहन डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। और कहीं पे अगर आपको मत्स्य और वायु पुराण दोनों दिया रहेगा तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण दोनों से, ठीक है। लेकिन अगर गुप्त की बात किया जाएगा तो आप वायु याद रखिएगा, मत्स्य की बात किया जाएगा तो सातवाहन और विष्णु की तो मौर्य, इस तरीके से याद रखना। अब देखो, यही प्रश्न आपका पूछा गया था कि सातवाहन के इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से पुराण आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा मत्स्य और वायु पुराण, ठीक है, क्लियर। पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? इनको आंध्रभित्त कहा गया है या फिर आंध्र जातीय कहा गया है, ठीक है। आंध्रभित्त या फिर आंध्र जातीय, ये याद रखिएगा। पुराणों में किसे सातवाहन वंश का संस्थापक माना गया है? तो सिंधुक, सिसुक या फिर शिप्रक को, ठीक है। फिर सिमुक ने किस कर्ण शासक की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सुशर्मा जो कि कर्ण वंश का आखिरी रूलर था, उसे सिमुक ने मारा और फिर सातवाहन वंश की नींव डाली थी। ये भी क्लियर हो गया होगा। सातवाहन वंश का शासन किस क्षेत्र तक विस्तृत था? तो ये आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? पैठान, ठीक है, या फिर प्रतिष्ठान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देख लो सुंग राजवंश के इतिहास के स्रोत। तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण या फिर ब्राह्मण पुराण। हर्षचरित से हमें जानकारी मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है सुंग वंश की, ठीक है। कालिदास द्वारा लिखा गया है मालविका अग्निमित्र, मैंने आपको बताया ना, जिसमें कालिदास ने अग्निमित्र जो कि सुंग रूलर थे उनकी प्रेम कथा के बारे में लिखा है, मालविका अग्निमित्र में। जैन ग्रंथ थेरा वली से, ठीक है। हरिवंश बौद्ध ग्रंथ दिव्या वदान से। और देखिए अयोध्या के लेख से, बेसन नगर से और बरहुत से, ये भी याद रखिएगा। अगर आपको टिक लगाना है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अयोध्या का लेख की जब हम बात करते हैं तो धना देव का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। जब हम बेसन नगर के इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो आप हेलियोडोरस याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बरहुत की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा इसके बारे में, ये मतलब ये अशोक और सुंग डायनेस्टी के समय है, ठीक है। तो ये हेलियोडोरस याद रखिएगा बेसन नगर से, क्योंकि पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चल आगे बढ़ते हैं। सातकर्णी प्रथम की बात करते हैं। सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम, ठीक है। सातकर्णी प्रथम
के शासन के दौरान महत्वपूर्ण सूचनाएं किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे नानाघाट अभिलेख से। ठीक है, नानाघाट अभिलेख याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? सातकर्णी से रिलेटेड है। सातकर्णी प्रथम में किन यज्ञों का संपादन किया था? तो दो अश्वमेध और एक रासूय यज्ञ का। फिर रासूय यज्ञ का। सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये बताएगा। तो दक्षिणापति तथा अप्रतिहत चक्र, ये याद रखिएगा, ये उपाधि इनके द्वारा क्या ली गई थी। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, हाल ने प्राकृत भाषा में किस ग्रंथ की रचना की थी? गाथा सप्तशती की। ये मैंने आपको पहले बता दिया है प्रश्नों के माध्यम से। हाल के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? तो गुणाण और शर्ववर्मन, ये याद रखिएगा। हाल के दरबारी विद्वान गुणाण और शर्ववर्मन ने किन ग्रंथों की रचना की थी? तो बृहत कथा और कातंत्र, ये याद रखिएगा। बृहत कथा के बारे में तो पूछा गया है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ये क्विक रिवीजन के माध्यम से हम पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं। आने वाले टेस्ट में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, देख लेते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी क्या है? सातवाहन वंश के किस शासक ने सातवाहन की खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त किया? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के कौन से रूलर थे? तो 23वें थे क्रम में, याद रखिएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों की जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो मैंने आपको बता दिया है, नासिक प्रशस्ति से। ठीक है, और पुलुमावी के नासिक गुहा लेख से। आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान दीजिएगा। जब हम पुलुमावी की बात करते हैं तो इसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारे वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, जो सातवाहन वंश की नौशक्ति के विकसित होने का प्रमाण दिखाती है। ठीक है, जो पुलुमावी के जो सिक्के हैं उसमें जहाज का चित्र बना है, वो क्या दिखाता है कि सातवाहन वंश की नौशक्ति जो थी वो विकसित थी। ये याद रखिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखते हुए चलिए। अब आपका एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम कुछ अलग क्वेश्चंस को देखते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाती हूँ, आप लोग पढ़िए। यहाँ पर भूपट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बोला गया है? यहाँ पर इस पर आपको बताना है। इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। ये बिल्कुल सही है। जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो इसकी मोटाई कॉन्टिनेंट्स में अलग होती है, ओशियंस में अलग होती है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच अगर हम देखें तो रैपिडी असंबद्धता पाई जाती है। फिर तीसरा दिया गया है, ऊपरी क्रस्ट की तुलना में निचली क्रस्ट में पी तरंगों की गति ज़्यादा होती है। और आखिरी दिया गया है, ऊपरी क्रस्ट में निचली क्रस्ट की अपेक्षा घनत्व कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर जब हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर मतलब क्रस्ट की बात कर रहे हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, तो यहाँ पर जो असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, वो रैपिड डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, वो कोनार्डो डिसकंटिन्यूटी होती है। तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत है। अगर आपको वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए डिसकंटिन्यूटी, कोनो रॉड डिसकंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं तो ये आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में होती है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से फिर जब हम मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है। रैपिड डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होती है। यूटेनबर्ग की बात करते हैं तो ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य होती है। और लेमन जो होता है वो आउटर कोर और इनर कोर के मध्य होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा क्लास कुछ इस तरीके से कि अगर हम डिवाइड करें तो सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, फिर क्या है? मेंटल है। ठीक है, और फिर ये कोर है। ठीक है, अब फिर ये जो लेयर्स हैं ये खुद में भी 2-2 पार्ट्स में डिवाइड है और हर पार्ट्स के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, जिसको कि बस आप ऐसे याद रखिए। सबसे पहले कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी है तो CMRGL, बस। ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो यहाँ पर क्या है, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, रेपिटे डिसकंटिन्यूटी, फिर ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लेमन डिसकंटिन्यूटी। अब आप ध्यान दीजिएगा, कोर सबसे अंदर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, उसको दो दो पार्ट में डिवाइड करके इन डिसकंटिन्यूटी को प्लेस कर दीजिएगा, आराम से प्रश्न हल हो जाएगा। बस CMRGL याद रखना, ठीक है। अब ज्वालामुखी से रिलेटेड प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आपका एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट एरेब्रस, एटना, ओजिस डेल सलाडो। बताइए तो कौन सा आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, तो तीनों आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं, डी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आराम से फिर पढ़िएगा। जैसे पूछा गया है क्लास कि रेनर की जब हम बात करते हैं, ये कहाँ पर है, USA में है, एल्ब्रोज जॉर्जिया में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, पिनाटुबू फिलीपींस में है, ठीक है, समेरू इंडोनेशिया में है, मेरापी इंडोनेशिया में, कोलीमा मेक्सिको में है, ठीक है। तो इसका आप लोग ले लीजिए, ये 20 है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बैरन आइलैंड, ठीक है। बैरन आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर बैरन वॉल्केनो है, ध्यान दीजिएगा। बैरन आइलैंड कहां पर है, अंडमान सी में। बैरन आइलैंड इज एन आइलैंड दैट इज डोमिनेटेड बाय द बैरन volcano. Barren Island is the South Asia's only confirmed active volcano and only active volcano in a series of volcanoes stretching from Sumatra to Myanmar. ये याद रखिएगा, जो मैं पॉइंट यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर देखिए, जब हम बैरन आइलैंड की बात करते हैं तो बैरन आइलैंड में हमें बैरन वॉल्केनो देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ लिखा ना, इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। क्लियर है। इस द वॉल्केनो फर्स्ट नोन eruption occurred in 1787 and the volcano has erupted several times since then and it is the only active volcano in India. अगर आपके पेपर में पूछे कि इंडिया में ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है तो आप बताएंगे बैरन वॉल्केनो, जो कि कहाँ पर है, बैरन आइलैंड में है, जो कि कहाँ पर है, अंडमान सी में है। या फिर आपसे पूछे साउथ एशिया का ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तब भी आप बैरन वॉल्केनो के बारे में बताएंगे। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। एक चीज याद रखिए बरातंग आइलैंड के बारे में। बरातंग आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मड वॉल्केनो देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो बरातंग आइलैंड के बारे में पूछेगा तो अंडमान आइलैंड में ये लोकेटेड है और यहाँ पर हमें मड वॉल्केनो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मैं साइड में हो जाऊं ताकि आप लोग आराम से पढ़ लें। ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या बोला गया है यहाँ पर कि निचनी नौग्रह को रूस का डेट्रॉइट कहा जाता है, ठीक है। फिर तुरिन को इटली के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। इवानोव को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपसे बोला गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो बताइए कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है। तो यहां पर निचनी नौग्रह को रूस का डेट्रॉइट कहा जाता है, सही है। तुरिन को इटली का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, तुरिन को, तो ये क्या है, ये गलत है, इसे डेट्रॉइट ऑफ इटली कहा जाता है, ठीक है। इवानोव को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर एक और दो, सॉरी क्लास, यहाँ पर आपका सही उत्तर 1 और 3 होगा। क्या होगा, 1 और 3 सही उत्तर होगा। ए आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, निचनी नौग्रह को रूस का डेट्रॉइट कहा जाता है, ठीक है। लेनिनग्राड को, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, लेनिनग्राड को पिट्सबर्ग कहा जाता है। मॉस्को का
इवानोव को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहा जाता है। तुरिन को इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है, ठीक है, जहां पर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर, तो ये आपका सूती वस्त्र के लिए फेमस है, ठीक है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए फेमस है ना, ठीक है। उसी तरीके से डेट्रॉइट जो होता है वो किसके लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। नोट कर लो, अगर जरूरत है तो पेपर में पूछ लिया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉरी क्लास, एक गलती से ये दब गया, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक बार इटली का मैप देख लें ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है इटली की जब हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से रफ मैप ड्रॉ कर लिया करिए। यहाँ पर लिख लिया करिए एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर टाइरेनियन सी, यहाँ पे आयोनियन सी, ठीक है। और यहां पर अगर आप आएंगे इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो यहां पे ड्यूगेरियन सी। ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। अब स्ट्रेट देखेंगे तो यहां पे आपको मेसिसिना स्ट्रेट दिखेगा, स्ट्रेट ऑफ मेसिना, ठीक है, जो कि सिसिली को इटली से अलग कर रहा है। परीक्षा में पूछा जाता है मेसिना स्ट्रेट जो है वो सिसिली को इटली से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, याद रखिएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे बोनिफेशियो, ठीक है, बोनिफेशियो, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो, याद रखिएगा। ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो है, जो कि कॉर्सिका को, यहां पर दिया नहीं है आपका, दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, जो कि कॉर्सिका को सार्डिनिया से अलग कर रहा है, ठीक है। तो सिसिली इटली का ही पार्ट है, सिसिली को इटली से मेसिसिना स्ट्रेट अलग कर रहा है। यहाँ पे बोनिफेशियो स्ट्रेट है जो कि कॉर्सिका, कॉर्सिका किसका हिस्सा है, इस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है, ठीक है, जो कि कॉर्सिका को सार्डिनिया से, जो कि इटली के अधिकार में है, अलग कर रहा है। ये याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर है क्लास? बताओ थोड़ा बहुत, मैंने आपको कहा है ना थोड़ा थोड़ा याद कराऊंगी। 2 स्ट्रेट याद हुए ना, बस 2 स्ट्रेट याद करो, बोनिफेशियो याद करो और मेसिसिना याद करो, ठीक है। जो मेसिसिना स्ट्रेट है, मेस मत करो सिली चीजों के लिए अपने लाइफ को, ऐसे याद करो, मेस मत करो सिली चीजों के लिए अपने आप को, सिली बातों पे मेस मत करो, चीजों को मेस मत करो। तो मेसिसिना स्ट्रेट जो है वो सिसिली को इटली से अलग कर रहा है, ठीक है। बोनिफेशियो स्ट्रेट जो है वो कॉर्सिका, जो कि फ्रांस का पार्ट है, ठीक है, उसको सार्डिनिया से अलग कर रहा है। क्लियर? बस इधर एड्रियाटिक सी, इधर आयोनियन सी, टाइरेनियन सी और लिंग्वेरियन सी, ठीक है। चलो यहां पर इस प्रश्न को देखो क्या दिया गया है। कोस्टल प्लेन्स को अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, काथियावाड़, मालाबार, कन्नड़ और कोंकण। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते, कोस्ट से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपके पेपर में मालाबार के बारे में पूछा गया है, कौन क्या क्या पूछा गया, कोंकण, कन्नड़, मालाबार ना। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास। यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है सी, ठीक है। सबसे पहले काठियावाड़ है, फिर कोंकण है, फिर कन्नड़ है, फिर मालाबार है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है। अभी मैं मैप में आपको दिखा देती हूँ, काठियावाड़, कन्नड़, कंकड़, मालाबार, ठीक है, कन्नड़, मालाबार। यहां पर देख लो, ये काठियावाड़ हो गया, ठीक है, फिर ये कोंकण हो गया, ठीक है, इधर देखो मालाबार है और इधर कन्नड़ है, ठीक है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इधर वाले रीजन को हम लोग सरकार रीजन कहते हैं, तो ये नदन सरकार है, ठीक है। पूछा गया है कई बार कोरोमंडल रीजन, इधर तमिलनाडु वाले रीजन को बोला जाता है।
ये याद रखिएगा, सबसे पहले काठियावाड़ रीजन, फिर कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार, ठीक है। इधर सरकार, नदन सरकार की बात करते हैं, ये कोरोमंडल रीजन है जो कि तमिलनाडु वाला रीजन है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। इस प्रश्न को देखिए, वाटरफॉल दिया गया है और कौन सा वाटरफॉल कहां पर है ये बताइए। लिंग सियांग, तो नाम ही से लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, मेघालय, तो ए का फर्स्ट, ठीक है। फिर मिन मुट्टी, बरकाना और पुणे दिया गया है, तो यहाँ पे मिन मुट्टी जो है या मुट्टी, ये सब देखो ना, ये साउथ में मुट्टी ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं ना। लिंग सियांग ये मेघालय, ठीक है। मुट्टी केरल, बरकाना कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र। उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, कुछ देख लेते हैं। जोग जलप्रपात कर्नाटक, नौ कलिकाई कलिकई मेघालय, दूधसागर गोवा, ठीक है। नो संगीथियांग मेघालय, थलाइयार तमिलनाडु, बरेही पानी उड़ीसा, ठीक है। वाटरफॉल से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करा दूंगी। महानदी की ट्रिब्यूटरी क्या है, गोदावरी की क्या है, कभी नहीं भूलेगा। पहले के मॉक टेस्ट में मैंने रिवाइज कराया है, याद भी कराया है ट्रिक से, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा। क्लास बस ना आप मुझे बताइए कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं समझ में आते, याद नहीं रहते, कमेंट बॉक्स में वो मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है। किस तरीके से ट्रिक से आपको याद कराना है वो मैं आपको याद करा दूंगी। कल वाली ज्योग्राफी वाली क्लास में भी देखिए, मैंने आपको जो कनाडा के जो लेक्स हैं किस तरीके से याद कराया था, कभी भूलोगे? मैंने आपसे कहा था बियर याद रखना, बियर पे कौन बैठा है, स्लेव बैठा है, बक्सा, बक्सा किस पे रखे हो, पिग पे रखे हो, तो आपको पूरा याद हो गया। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं याद होता है, बार बार भूल जाते, मुझे बता दो, मैं उसमें कुछ ट्रिक करके आपको याद करा दूंगी, लेकिन बताना आपको पड़ेगा। अब इस प्रश्न को एक बार देख लो कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। टर्शरी क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ये चट्टानें दक्कन के पठार में पाई जाती है। इस क्रम की चट्टानों में निम्न स्तरीय कोयले के निष्पेक्ष पाए जाते हैं। हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। वॉइस चेक करनी पड़ती है हेलो बोल के कि आ रही है कि नहीं। ये चीज़ होती है कभी कभी कि हम लोग पढ़ाते रहते हैं, वॉइस चली जाती है और लेक्चर में, आधे लेक्चर में आवाज़ ही नहीं रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम टर्शरी चट्टानों की बात कर रहे हैं तो टर्शरी चट्टानें दक्कन रीजन में नहीं पाई जाती है, ये हिमालयन रीजन में पाई जाती है। इस क्रम की चट्टानों में निम्न स्तरीय कोयला पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ के जो कोयले हमें जम्मू अम्मू में पाए जाते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो कौन सा फॉल्स है बोला गया है, तो खाली पहला फॉल्स है, ठीक है, दूसरा आपका सही है। देख लो यहाँ पर, जब हम बात करते हैं टर्शरी क्रम की चट्टानों की, तो इयोसीन से लेकर प्लायोसीन काल तक ये निर्मित होती हैं और ये हमें हिमालयन क्षेत्र में हमें मिलती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये ग्रेट हिमालय है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मिडिल हिमालय, ठीक है। फिर ये शिवालिक रेंज है और फिर ये प्लेन एरियाज, ठीक है, जिसको कि हम तराई रीजन भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करेंगे, क्लास प्लीज इसको नोट कर लीजिए, जब हम ग्रेट हिमालय की बात करेंगे तो ओलिगोसीन के समय इसका फॉर्मेशन हुआ है। इट वॉज फॉर्म्ड, इस यहाँ पर जो रॉक्स हैं दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द ओलिगोसीन पीरियड, ठीक है। जब मिडिल हिमालय की बात करते हैं तो मायोसीन, शिवालिक की बात करते हैं तो पिलियोसीन। तो ये मैंने आपको बताया है कि आपको याद रखना गो, mm, ठीक है, sp, ठीक है। गो और mm याद रहेगा तो sp बता ही लोगे, क्योंकि गो से आपको याद रखना ग्रेट हिमालय ओलिगोसीन पीरियड में आपका बना है, मिडिल हिमालय की बात करते हैं तो मायोसीन पीरियड में, और जब हम बात करते हैं किसकी, शिवालिक की, तो ये आपका पेलियोसीन के पीरियड में फॉर्म हुआ है। क्लियर ना क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहां पे दिया गया है आपका, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया मायोसीन और प्लायोसीन। अब करंट के क्वेश्चन हैं ये, तैयार?
संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया था, जो कि बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है, बिल्कुल सही है। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, ये भी बिल्कुल सही है। वह इससे पहले भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं लेकिन वित्त मंत्री नहीं रहे हैं, तो गलत है। चौथा आपका गलत है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अब आपको क्या याद रखना है, जब हम संजय मल्होत्रा की बात करेंगे तो इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? शक्तिकांत दास को। आगे बढ़े। छोजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है छोंजिन ओंगमो। गीता समोता की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी बनी है। फिर देखें, काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला ये बनी है। फिर मोहना सिंह तेजस ये फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। पढ़ लीजिए, इसको एक बार नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। पढ़ लीजिए क्लास, थोड़ा टाइम ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी। सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करें चोंजन की, ठीक है, तो ये पहली विजुअली इंपेयर्ड इंडियन विमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। गीता समोता की बात करेंगे, CISF विमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। ठीक है, काम्या जी की बात करेंगे तो ये यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने वर्ल्ड के सारे हाईएस्ट पीक को, 7 कॉन्टिनेंट के जो सारे हाईएस्ट पीक है, बताइएगा कौन कौन से हाईएस्ट पीक हैं 7 कॉन्टिनेंट्स के, उनको क्लाइम किया है। और मोहना सिंह की हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट बनी है जिन्होंने तेजस फाइटर स्क्वाड्रन को उड़ाया है। ठीक है, तो ज्वाइन किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 चारों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न को देखिए, हाल ही में अनीता आनंद भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक ने 2025 में कनाडा की विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। अनीता आनंद की बात की गई है। एंथनी अल्बानिज मई 2025 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ पर अनीता आनंद और एंथोनी अल्बानिज दोनों नाम याद रखिएगा और ये बिल्कुल सही है। 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजय भूषण पांडे को अप्रैल 2025 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय भूषण को, बिल्कुल सही है। तुलसी गवांड ने फरवरी 2025 में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर भी आपका सी ऑप्शन सही है। नोट करते हुए चलिए, जब हम बात कर रहे हैं अजय भूषण की तो आपको याद रखना है ए से अजय, ए से आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जब तुलसी गवाड़ की हम बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है DNI, अभी फिर से सीरियल स्टार्ट हुआ है ना, तो DNI याद रखना तुलसी। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, निकोलस मादुरो जनवरी 2025 में तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। जॉन ड्रामानी महामा ने जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पे याद रखना निकोलस मैडुरो, ठीक है, वेनेजुएला के 3rd बार आपके बने हैं प्रेसिडेंट। और ड्रामा की अगर हम बात करें, ड्रामानी की, तो ये घाना के, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लास नोट करते हुए चलिए, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर है।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान की अगर हम बात करते हैं, पूरी संभावना है यहाँ से प्रश्न बन जाए। सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, 12 जून को इसे लॉन्च किया गया है। आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है किस मंथ में लॉन्च किया गया है, तो 12 जून को इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये 12 जून को इसका समापन हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्लास, छोटी सी गलती है यहाँ पर, 12 जून को इसका समापन हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर समापन हुआ है? बारदौली में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, समापन हुआ है 12 जून को, लॉन्च नहीं हुआ है। अगर लॉन्च की बात करेंगे तो इसे उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा, विकसित कृषि संकल्प के बारे में आपकी परीक्षा में पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूरी उड़ीसा से इसे लॉन्च किया गया है। 15 दिन का ये कार्यक्रम था, जो कि 29 मई से 12 जून तक ये चला था। ठीक है, 15 दिन का था, पूरी उड़ीसा। समापन कहाँ हुआ है? बारदौली, गुजरात, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभियान के तहत 1 लाख से अधिक गांव तक पहुंच सुनिश्चित की गई है और 2170 वैज्ञानिक की टीम ने वर्चुअल रूप में इसमें भाग लिया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? दोनों ही बिल्कुल सही है। ये 29 मई से स्टार्ट हुआ था, 12 जून तक चला था, 15 दिन चला था, ये याद रखिएगा। ठीक है, दाहोद में स्थापित भारतीय रेलवे लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है, अभी रिसेंटली लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र, ठीक है, कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? ठीक है, तो आप बताएंगे दाहोद में। ठीक है, देखो, इस संयंत्र का उद्घाटन 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे 9000 हॉर्स पावर जनरेट करने की बात की गई है, लेकिन थ्रू डीजल नहीं, थ्रू इलेक्ट्रिक इंजन। ठीक है, ये डीजल गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा आपका गलत है, पहला सही है, तो क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, दाहोद में स्थापित भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र की जो उद्घाटन है वो 26 मई 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। क्या पावर जनरेशन है? 9000 हॉर्स पावर, ये भी याद रखिएगा। कोझिकोड के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मई 2025 में कोझिकोड को विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस नेटवर्क में शामिल किया गया है, ये बिल्कुल सही है। कोझिकोड केरल का पहला शहर है जिसे इस नेटवर्क में शामिल किया गया, ये आपका गलत है। ठीक है, दूसरा आपका गलत है, ये दूसरा शहर है शायद। ठीक है, तो ओनली 1 इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, WHO की बात की गई है इस वजह से। तो मई 2025 में कोझिकोड जो है वो WHO के इस नेटवर्क में शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा, लेकिन ये पहला शहर नहीं है। ठीक है, केरल का। अब यहां पर 1 लाइनर क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए। भारतीय मूल के वह अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडिशन 75 के मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियर के रूप में 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे, उनका नाम क्या है? अनिल मेनन है। ये याद रखिएगा क्लास, महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय मूल के हैं और नासा के, ठीक है, नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत ये जाएंगे। ठीक है, कब जाएंगे? जून 2026 में जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? अनिल मेनन, याद रखिएगा। हाल ही में जापान ने H2A रॉकेट से किस जलवायु परिवर्तन निगरानी ग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो याद रखिएगा, GOSAT GW किसके द्वारा? H2A रॉकेट से। ठीक है, किसने? जापान ने। तो जो जो चीजें अंडरलाइन कर रही हैं उनको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपीडिशन 75 मिशन है नासा का, ठीक है, भारतीय मूल के हैं अनिल मेनन, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको क्या है? अमेरिकी यात्री
भारतीय मूल के हैं, जो लॉन्च होगा जून 2026 में। क्योंकि परीक्षा में मंथ पूछ लिया था, पता नहीं क्यों पूछा जाता है, मुझे नहीं समझ में आता मंथ पूछने का क्या रीज़न है, लेकिन पूछ लिया जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसीलिए थोड़ा मंथ पर ध्यान दे लीजिएगा। पूछना नहीं चाहिए वैसे मंथ कि किस मंथ में किस दिन, इसका क्या मतलब। हाँ, कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है तो पूछ लो, नहीं तो हमेशा इस मंथ में क्या मतलब। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा घोषित हुआ है, तो वो हमारा भारत। जून 2025 में यूएन के खाद्य और कृषि संगठन FAO और WEF द्वारा हंगर हॉटस्पॉट, ठीक है, FAO WFP अर्ली वार्निंग ऑन एक्चुअल फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया का सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा भूख हंगर कहां पर है, तो सूडान, दक्षिण सूडान और माली में, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में ही होगा। 24-25 जून 2025 को नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा नाटो का नीदरलैंड में द हेग में 34th है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी द्वारा जून 2025 में जारी ग्लोबल ट्रेडर्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या कितनी हो गई है, 122.1 मिलियन हो गई है। वर्तमान में सूडान विस्थापन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये याद रखिएगा, सूडान जो है वो शीर्ष स्थान पर है, जहां 14.3 मिलियन लोग या तो शरणार्थी हैं या फिर देश के अंदर ही विस्थापित हैं। इसके बाद सीरिया है, फिर अफगानिस्तान है, फिर यूक्रेन है। सूडान याद रखिएगा, ठीक है। 17 जून 2025 को कहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, नैरोबी में। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन है जो कि नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस देश को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है, तो 8 अगस्त को। जून 2025 में ब्रिक्स संगठन ने 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो वियतनाम, ये याद रखिएगा। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन शामिल हुआ है। जून 2025 में किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वो ईरान है। स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की बात की है ईरान ने। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 ने अपने 116 वर्ष के खुफिया सेवा के इतिहास में किसे पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है, तो बलेज मेट्रेविली, ये याद रखिएगा। पहली जब महिलाओं की बात होती है ना तो इंपॉर्टेंट होता है, बलेज मेट्रेविली, ठीक है, खुफिया एजेंसी में शामिल की गई हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो कोपेनहेगन, ये याद रखिएगा, डेनमार्क को। भारत का वह पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिकी मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना है, वो है बांग्लादेश, ठीक है। मध्य अमेरिका के किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी फुएगो में हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ग्वाटेमाला में। 18 जून 2025 को इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट से आसमान में 10,000 मीटर तक राख का गुब्बारा छा गया है, तो ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया में स्थित है ये, ठीक है, माउंट लेबोटोबिलाकी, ठीक है, ये कहां पर है, इंडोनेशिया में, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 2 जून को किस देश की पूर्व विदेशी मंत्री एनेलेना बेरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये है जर्मनी की, ये याद रखिएगा, ठीक है, एनेलेना बेरबाक। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंतरिम सरकार द्वारा 1 जून 2025 को जारी किए गए बैंक नोट्स पर से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाकर किसकी तस्वीर छापी गई है, तो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य इसमें इंक्लूड किए गए हैं, पुरातत्व स्थल और हिंदू बौद्ध मंदिरों की दृश्य इसमें शामिल किए गए हैं। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से UAV लॉन्च
करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? तो रूस ने। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ली जे-म्यांग ने। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता ना साउथ कोरिया, अभी हमने यहाँ पर देखा। चलिए, तो अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और मॉक टेस्ट के साथ और करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स थोड़ा सा और इंक्लूड करेंगे अब, क्योंकि हम नहीं होगा तो अब मंथ वाइज करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेंगे, ताकि क्लियर रहे कि किस किस मंथ के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, थोड़ा आइडिया रहे। और जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किन किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, तो उसको मैं प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लूँगी। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो धन्यवाद क्लास।